अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 9 पास पेपर 2011 की दूसरी वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इसमें मैं सब्जेक्टिव मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में इसमें सब्जेक्टिव में मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ, 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए। मैंने 3 वीडियोस अभी तक बनाई हैं जिसमें मैंने क्लास 9 2011 का एमसीक्यूज पेपर, एक आगा खान बोर्ड का, और अब मैं क्लास 9 2011 का सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहा हूँ जिसकी ये दूसरी वीडियो है। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स टू यूनिट मैट्रिक्स। पहली बात, यूनिट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब डायगोनल मैट्रिक्स पहले मैं बता दूं वो कौन सी मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स आपके पास जीरो, यानी लाइक दिस वन 5 0 0 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लीडिंग डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। कम से कम एक नॉन, आप देख सकते हैं एक नॉन जीरो एंट्री है। ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है, ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होती है? अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, और वो एक स्क्वायर की शेप बनाती है। जैसे इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। ओके, ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होती है? जब उसके लीडिंग डायगोनल में सेम नंबर होता है। और एक स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होती है जब उसके लीडिंग डायगोनल में जो नंबर हो वो 1 हो, यानी यूनिट, यूनिट मतलब 1 हो। आई होप मैंने आपको ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब इनवर्स, एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके लिए मैं मुझे एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों मुझे निकालने होंगे। एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट मैं दोनों निकालूंगा। तो पहले एडजॉइंट की बात कर लेता हूं। एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसकी आखिरी एंट्री को इसकी पहली एंट्री से रिप्लेस कीजिए, और ये जो 2 एंट्रीज है, दूसरी और तीसरी एंट्री, इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। ये मैंने क्या निकाल लिया? एडजॉइन निकाल लिया। ये एडजॉइन निकालने का तरीका है। नाउ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स का? तो एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप ऐसे निकालते हैं कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा माइनस, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। ओके, ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस +5। इसका मतलब आंसर आ रहा है -1। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर नहीं आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। उस कंडीशन में आप कहते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी उस कंडीशन में आप ये कहते हैं। चलें जी, अब इसका मतलब हम ए इनवर्स निकालने के काबिल हो गए हैं। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट आपके पास दिया हुआ है 2 -5 1 -3, और डिटर्मिनेंट का आंसर अभी आपने निकाला -1। अब ये -1 क्या करेगा? सबसे मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये -1 इससे करेगा तो ये -2 हो जाएगा, बेसिकली डिवाइड होगा ये
क्योंकि ये डिवाइड में है। पर अगर डिवाइड में -1 लिखेंगे तो 1 की कोई अहमियत नहीं होगी, खाली साइन रहेगा आपके पास। ये -1 इससे डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये -1 इससे डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये -1 इससे डिवाइड होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और ये हमारा ए इनवर्स निकल चुका है। पर अभी भी हम अपने क्वेश्चन की डिमांड कंप्लीट नहीं कर चुके। इसने कहा है प्रोडक्ट करो इस मैट्रिक्स का इसके इनवर्स मैट्रिक्स से। यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स करो इस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स के साथ, और मुझे प्रूव करके दिखाओ कि जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है इस मैट्रिक्स का, सॉरी इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स के साथ, और मुझे प्रूव करके दिखाओ कि जो इसका आंसर है वो यूनिट मैट्रिक्स है, जो मैंने आपको बताया था क्या होगी, 1 0 0 1। तो प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके इनवर्स से जो मैंने निकाला है, इसके इनवर्स से प्रोडक्ट करें और मुझे प्रूव करके दिखाएं कि उसका आंसर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चले प्रोडक्ट करते हैं। रो मल्टीप्लाई करती है कॉलम से, तो -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, प्लस का 6 हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन का रूल भी सुन लीजिए। मल्टीप्लाई कब होता है, पहले ऑर्डर लिखें। ऑर्डर का मतलब होता है रोज और कॉलम को लिखना। तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो 2 रोज 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स। ये भी 2 रोज 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स है। अगर पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर हो तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लिकेशन होके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले की रोज आती हैं और दूसरे का कॉलम आता है। यानी जो ये मैट्रिक्स अभी हमारे पास मल्टीप्लाई करके बनेगी वो भी 2 by 2 वाली बननी चाहिए। ओके, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, -3 को -2 से मल्टीप्लाई, प्लस के 6, प्लस अब 5 को -8 से। देखो रोज मल्टीप्लाई हो रही है कॉलम से, ये ध्यान में रखिएगा। 5 मल्टीप्लाई होगा -1 से। ओके, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। ओके जी। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक और कॉलम भी है तो ये अगेन यही रो मल्टीप्लाई करेगी। -3 5 से, -3 5 से, प्लस 5 को 3 से, 5 को 3 से। ओके, नाउ क्योंकि आप कोई और कॉलम नहीं है, स्टॉप। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब मैं क्या करूंगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मीन्स -1 -2, ये हो जाएगा आपके पास 2, प्लस और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, दैट मीन्स -2। ओके, अब -1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो इसका मतलब होगा -5, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसका मतलब होगा 6। और आप नोटिस कीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 -5 1, -15 प्लस 15 कैंसिल 0, +2 -2 कैंसिल 0, 6 -1 आंसर 1। और आप देख सकते हैं आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव कर दी। इसमें मैंने जितनी भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताए हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा वीडियोस में। मैं जितने भी पास पेपर करूंगा उसमें मैं सारी की सारी चीजें डिस्कस करता रहूंगा, कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते जाएंगे। चलिए जी, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। स्टिल बात नहीं समझ आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन अब 9 क्लास में ये चैप्टर नहीं है मगर मैट्रिक क्लास में है, इसी वजह से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूलाज मौजूद होंगे, यानी अगर आपको इसको सॉल्व करना है ना तो आपके पास ऑलरेडी फार्मूलाज मौजूद हैं, तो आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले पेज पे जाओगे और पहले पेज पे आपके पास फार्मूलाज मौजूद होंगे। क्योंकि ये मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है तो जाहिर बात है आपके पास तो नहीं होंगे, पर मैट्रिक क्लास के पहले पेज में ये मौजूद होंगे। तो मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ कि मैट्रिक वाले चाहे तो ये चीज
आप यहाँ से देख सकेंगे, क्योंकि मैं मैट्रिक की वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो मैं उनसे शेयर कर लूंगा कि भाई अगर आपने ये मैंने आपसे शेयर किया, देखें ये फार्मूला शीट आपके पास मौजूद है, ये है आपका फार्मूला शीट। तो ये स्टैटिक्स का है, मैट्रिक का ऐसा पेज, आपका 9 का भी कुछ ऐसा पेज होगा जिसमें फार्मूलाज दिए होंगे। ये मैट्रिक का आपके पास पेज है जिसमें ये फार्मूलाज बेसिक स्टैटिक्स के दिए हुए हैं। और मैं कौन से वाला कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट द थिकनेस ऑफ 8 रैंडम सिलेक्टेड सील स्ट्रिप्स इज शोइंग ब्लू। तो ये सैंपल है, एक थिकनेस उसकी 17.5 है, दो जो सैंपल है उसकी थिकनेस जो है 17.6 है। इस तरह ये थिकनेस है, तीन थिकनेस, तीसरे की ये है, चौथे की ये है, पांचवे की ये है। और आपको क्या करना है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थिकनेस ऑफ अ सील स्ट्रिप। तो ये आपके पास ऑब्वियसली एक डेटा दिया हुआ है जिसमें इसने कहा 8 रैंडम सिलेक्टेड सील्स हैं, ये 8 हैं। ये बेसिकली ग्रुप नहीं है, ये अनग्रुप ही है, सिर्फ ये इसको ऐसे लिखा गया है आपके पास। और अनग्रुप का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। अनग्रुप का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके पास, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका फार्मूला है जो आपको यूज होगा अनग्रुप का। आपके पास वैल्यूज मिली हुई हैं, आप चाहे तो ये वाला यूज कर लें, आप चाहे तो वैसे एक और फार्मूला भी होता है, इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं दिया। चले, इन्होंने जो फार्मूला दिया है मैं उसी हिसाब से वैल्यूज बनाऊंगा। तो मुझे एक्स और एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, मुझे टेबल बनाना होगा, और एन नंबर ऑफ, मैं ये फार्मूला लिख लेता हूँ ताकि मुझे वहां पर इस फॉर्मूले के तहत क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन की डिमांड ये सैम्पल है स्टैंडर्ड डेविएशन की, रेडिकल में आपके पास है। और लेट मी गो अगेन, ये आपके पास है, ओके, ये आपके पास है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर के। तो मुझे इस फार्मूले के लिए दरअसल टेबल बनाना होगा, इसी वजह से मैंने ये बनाई है। चलिए मैं जल्दी से वो टेबल स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि 8 वैल्यूज हैं। तो मेरे पास, मैं 1 2 3 4 5 6, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि मैं देख सकूं कि मुझे 8 वैल्यू तक का इजाजत दे रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, मैं बना सकता हूँ 8 वैल्यू तक का। तो ठीक है जी, मैं वो बना लेता हूँ। ये टोटल 8 वैल्यूज है। ओके, चलें जी, अब ये 8 वैल्यूज का डेटा मुझे बनाना है। मुझे चाहिए होगा एक्स की वैल्यूज गिविंग है, और मुझे चाहिए होगा उनके स्क्वायर्स की वैल्यू। तो डेटा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा। ओके, ये एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हैं। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली साइंटिफिक कैल्क और सिंपल कैलकुलेटर की नीड होगी जिसके जरिए मैं डेटा बनाऊंगा। ओके, नाउ लेट मी यूज माय सिंपल कैलकुलेटर। वैल्यू दे दूं, एक्स की वैल्यूज दी हुई है 17.5, 17.6, 18.3, 18.5, 18.6, 19.1 एंड 19.3। और ये मुझे चाहिए होगा इन सब का जमा, जिसको हम समीशन कहते हैं। समीशन मतलब मुझे सबका जमा चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं सबका जमा, क्योंकि देखें मुझे यहाँ पर वो चाहिए समीशन है फार्मूले में। तो सबका जमा मैं क्या करूंगा, 17.5 एडिड विथ 17.6 एडिड विथ 18.3 एडिड विथ 18.5 एडिड विथ 18.6 एडिड विथ 19.1 एडिड विथ 19.3। ओके, तो इन सब का जमा जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 128.9। अब सब इन सब का स्क्वायर करके मुझे जमा करना है।
तो मैं क्या करूंगा, इन सब का स्क्वायर करूंगा और फिर जमा करूंगा। ओके, 17.5 का स्क्वायर जो मेरे पास आ रहा है 306.25। और ये मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, देखें जी, इधर ये मुझे गिविंग है, समीशन एक्स स्क्वायर निकालना था और समीशन एक्स निकालना था। समीशन एक्स मैंने निकाल लिया, अब मैं सबका स्क्वायर करूंगा और उसको जमा करूंगा तो समीशन एक्स स्क्वायर भी निकाल पाऊंगा। चले जी, नेक्स्ट आपके पास है 17.6 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ रहा है 309.76। ओके, तो मैंने क्या किया है, मैं जस्ट वैल्यूज का स्क्वायर ले रहा हूं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 18.3 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 334.89। ओके, 18.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 342.25 के। 18.6 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 345.96 के। और अब 19.1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 364.81। और 19.3 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 372.49। अब मुझे इन सबको जमा करना है, 306.25 प्लस 309.76 प्लस 334.89 प्लस 342.25 प्लस 345.96 प्लस 364.81 प्लस और 372.49। तो इन सब का जो प्लस मेरे पास आया है वो आ रहा है, जिसको मैं कहूंगा समीशन एक्स स्क्वायर। वो कितना आया मेरे पास, 2376.41। चलें जी, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं, जैसा हमें वैल्यूज पुट करनी है। समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आया है 323.76.41। एंड हमारे पास जितनी वैल्यूज होंगी तो ये टोटल 8 वैल्यूज हैं, 8। और समीशन एक्स हमने निकाला था 128.9 डिवाइडेड बाय 8, और इस पूरे पर स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 2376.41 को डिवाइड करेंगे हम 8 के साथ, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 297.05 अकॉर्डिंग टू 2 डेसिमल माइनस, और मुझे क्या करना है, 128.9 को डिवाइड करना है 8 के साथ और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। तो अगर मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 259.61। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 297 मुझे रेडिकल निकालना है, 297.05 माइनस 259.61। तो जब मैं इसका रेडिकल निकाल दूंगा तो इसका रेडिकल मेरे पास जो आ रहा है, माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 6.1188, और ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फार्मूला आपके पास है, टेबल किस तरह से बनाए आपने इसको सीखा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आपको बताता है कि डेटा में आपके पास कितनी वेरिएशन है, यानी डेटा आपके पास उसकी सेंट्रल वैल्यू से, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है डेटा उसकी सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है। आगे जब नेक्स्ट कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं इसको जरूर पास पेपर में कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये एवरेजेस क्या होती हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इसके लिए पहले मुझे आपको एवरेज बताना होगा, तो मैं पहले किसी अगर कॉन्सेप्ट में एवरेज आ रहा होगा तो मैं आपको एवरेज बताऊंगा और उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के आपको बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकली वर्किंग क्या करते हैं। अभी के लिए मैंने जस्ट इसको सॉल्व किया है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी।
चलिए जी नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। ओके, ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई है। ज्योमेट्री के लिए मैंने प्रीवियसली भी आपको एमसीक्यूज वीडियो में बताया था कि भाई अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यानी अगर ये y लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, y होगा। अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, यानी अगर ये 10 लिखा हुआ है तो ये भी 10 आपके पास होगा। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में तोड़ना। तो जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये भाई साहब जितना हिस्सा होता है ना, ये भाई साहब भी उतना ही होता है आपके पास। और ये वाला भाई साहब भी जितना होता है ना लेंथ, ये वाला भाई साहब भी उतनी लेंथ होती है। तो आई होप हमें जो इसमें नीड होगी हम वो प्रॉपर्टी लेंगे। ओके, अगर ये y है तो मैं इसको फिल्ड कर देता हूँ, ये भी y होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी आपके पास 10 होगा। अब देख लेते हैं पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर का मतलब ये होता है, ये जो एक शेप है ए बी सी डी, इसकी सारी लेंथ साइड को जमा करना, ये हमारे पास कहलाता है पैरामीटर। इसका मतलब पैरामीटर का मतलब होगा 10 को जमा करो x के साथ और फिर 10 को वापस जमा करो और फिर वापस x के साथ। और पैरामीटर का सम कितना दिया हुआ है इसने हमें, 38। 10 और 10 हमारे पास हो जाएंगे 20, 2x 38 और 2x 20। हम दोनों साइड पर -20 कर देंगे। ये भी -20 कर दिया, यहाँ भी -20, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 20 निकालेंगे, दैट मीन 10 निकालते 28 और 10 निकालते तो 18। ओके, और दोनों साइड पर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा ये। और x का आंसर आ रहा है 9। इस वक्त x रिप्रेजेंट कर रहा है BC को भी और AB को भी, क्योंकि दोनों ही बराबर है आपके पास। तो इसका मतलब हमें DC की मेजरमेंट मिली है 9 के बराबर। और इसने हमसे क्या कहा था, x और y की वैल्यूज बताएं। ओके सॉरी, x रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास AD। तो x की वैल्यू हमें मिल गई वो होगी 9। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, एंगल। अच्छा मैंने कहा था अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। नोटिस करें ये कंप्लीट डी बन रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है और ये कंप्लीट डी 180 के बराबर होता है। इसका मतलब 120 को जब जमा किया होगा y एंगल से तो उसका आंसर 180 आया होगा। और अगर मैं दोनों साइड पर -120 ऐड कर दूं तो प्लस माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के, यानी y का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री के। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। जल्दी से नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, ये आपके पास प्रॉपर्टीज जो हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, ताकि आपको थोड़ी सी बात समझ आ जाए। इन अ फॉलोइंग डायग्राम BC इज पैरेलल टू DE। अच्छा जी, ये BC, ये B है और ये BC है। पैरेलल मतलब होते हैं कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल लाइन की आपसे एक प्रॉपर्टी शेयर कर लेते हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन उसको काटते हुए जा रही है तो 1 2 3 4, ये 4 इंटरनल एंगल्स होंगे और 5 6 7 8 ये आपके पास एक्सटर्नल एंगल्स होंगे। ओके, अब इसमें हमारे पास 3 किस्म के एंगल्स जो पेयर्स होते हैं वो बराबर होंगे। नंबर 1 आपके पास होगा वर्टिकल अपोजिट। नंबर 2 आपके पास होगा अल्टरनेट। नंबर 3 आपके पास होगा करेस्पॉन्डिंग। अब वर्टिकल अपोजिट कौन से होंगे, वर्टिकल अपोजिट ऐसे दो एंगल होंगे जिनका वर्टेक्स सेम होगा और वो अपोजिट होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 7 1 का वर्टिकल अपोजिट है, 8
2 का वर्टिकल अपोजिट है, दोनों का वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब जहां दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो वर्टेक्स होता है। 3 का वर्टिकल अपोजिट 5 है और 4 का वर्टिकल अपोजिट 6 है। ये आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नाउ अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल्स होते हैं जिनके वर्टेक्सेस चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है। तो अब ये चार एंगल और ये चार एंगल में से कोई दो एंगल वर्टिकल अपोजिट हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली बात मान रहा है कि इन दोनों के वर्टेक्सेस चेंज होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, ये इस लाइन का नाम, ये जो लाइन बनी है इस लाइन का नाम ट्रांसवर्सल है। एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस साइड पर होता है और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर होता है, यानी दूसरी साइड पर होता है। तो अगर मैं बात करूं तो 8 आपके पास जो है वो आपके पास ट्रांसवर्सल के इस साइड पर है और 3 आपके पास ट्रांसवर्सल के इस साइड पर है। इसका मतलब हो सकता है 8 और 3 आपके पास अल्टरनेट हो। मगर तीसरी बात क्या मानते हैं कि वो इंटरनल एंगल्स होते हैं। और इंटरनल एंगल्स का मतलब जो दो लाइंस के अंदर एंगल बनता है, यानी दो लाइंस के अंदर अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो दो लाइंस के अंदर एंगल 1 2 3 4, इन चार में से कुछ हो सकता है। इसका मतलब पहली बात वर्टेक्स चेंज हो, डन। दूसरी बात ट्रांसवर्सल के एक इस साइड बने और एक मुखालिफ साइड 2, और दोनों आपके पास इंटरनल हो, यानी 1 2 3 4 में से कोई हो। इंटरनल मतलब अंदर वाले एंगल। तो एंगल 1 अल्टरनेट होगा एंगल 3 के, सिमिलरली एंगल 2 अल्टरनेट होगा एंगल 4 के। तो ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। और इंटरेस्टिंग चीज, अल्टरनेट एंगल्स की एक बड़ी अल्टरनेट एंगल्स आपके पास ये होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, मैं एक प्रॉपर्टी और शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं दो इंटरनल एंगल्स लूंगा एक ही साइड वाले, जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, और अगर मैं उन दोनों को जमा कर दूं तो उसका आंसर हमेशा 180 होता है। सिमिलरली अगर मैं एंगल 2 को जमा कर दूं एंगल 3 के साथ तो उसका आंसर भी 180 होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताई है आपको। ओके, मैंने अल्टरनेट एंगल एक्सप्लेन कर दिए। तो करस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जिनके वर्टेक्स चेंज होता है। अच्छा जी, इसका मतलब अब मैं वर्टेक्स की बात कर रहा हूं तो वर्टेक्स चेंज होगा। मैं ओके, जिनके वर्टेक्स चेंज होते हैं ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर होते हैं और एक इंटरनल होता है और दूसरा एक्सटर्नल। जैसे देखो ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल एक ही साइड पर हैं, तो इन्हें हम करस्पॉन्डिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल, ये भी एक ही साइड पर है, तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग होंगे। यानी एंगल 8 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, ये करस्पॉन्डिंग के हिसाब से। एंगल 7 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। आई होप मैं अपनी बात समझा चुका हूँ कि कौन से अल्टरनेट होते हैं, कौन से वर्टिकल अपोजिट होते हैं और कौन से करस्पॉन्डिंग होते हैं। चलो जी, जल्दी 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 अब हम कर लेते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल है। तो ये इंटरनल एंगल्स होंगे और ये एक्सटर्नल एंगल्स होंगे, ये वाले। तो मैं बता चुका हूं, अगर एक एक्सटर्नल एंगल हो एक इंटरनल एंगल हो और दोनों एक ही साइड पे हो ट्रांसवर्सल के, तो वो करस्पॉन्डिंग होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी 50 आपके पास होगा। तो आई होप ये करस्पॉन्डिंग एंगल से 50 डिग्री होगा आपके पास। ओके, दो एंगल्स गिविंग होते हैं, तीसरा निकाला जा सकता है। यानी अगर मैं 180 से माइनस कर दूं इन दोनों के जमा को, यानी 50 प्लस 45, भाई अगर 50 50 होते तो 100 होता, 5 कम ही ऐड कर रहे हो तो 95 तो होगा ना। ओके, अगर 100 माइनस करते तो 80 बचता, पर आप क्या कर रहे हो 95 माइनस कर रहे हो, तो इसका मतलब 85 बचेगा। तो ये आपके पास क्या होगा 85 डिग्री। और बता चुका हूँ ये भी क्या होना चाहिए आपके पास 85, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हमसे इसने कहा था एक्स की वैल्यू बताए और वाई की, तो पहले मैंने एक्स की वैल्यू बता दी। मैं कहूंगा एक्स इज इक्वल टू 85, और प्रोसेस उससे पहले मुझे क्या लिखना होगा, उससे पहले मुझे एंगल ई निकालने का प्रोसेस लिखना होगा। तो मैं कहूंगा
एंगल ई बराबर होगा 180 माइनस 50 प्लस 45, और जिसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 85। ये एंगल ई मिला। फिर मैं कहूंगा एंगल सी बराबर होगा एंगल ई के। ये मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, और रीजन देंगे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। और फिर एंगल ई आपने निकाला है 85 के, तो इसका मतलब एंगल सी जो आपका होगा वो 85 डिग्री का होगा। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको, जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो ट्रायंगल में, जो एंगल निकालते हैं, एंगल निकालने का तरीका सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स भी होती हैं। मीन टू से दैट ट्रायंगल सिमिलर का मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी आपके पास सिमिलर है ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं डी ई, बल्कि यहाँ ए था ना मेरे पास, तो मैंने ए से स्टार्ट किया था, सॉरी ए डी ई के, ए डी ई के। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स के एंगल अगर एक जितने हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ट्राइंगल ए, इस एंगल ए के बराबर होगा, वो खुद के बराबर है। एंगल बी, नोटिस करें, एंगल बी और एंगल डी एग्जैक्टली बराबर हैं, और एंगल सी और एंगल ई एग्जैक्टली बराबर हैं। अगर ऐसा होगा तो ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो मैं कहूंगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के। अब जब सिमिलर हो जाती हैं तो फिर बड़े मजे मजे की प्रॉपर्टीज आपके पास आती हैं इनकी साइड की। साइड की कैसे, ए बी अपॉन ए डी आपके पास बराबर होगा बी सी अपॉन डी ई के, और ये बराबर होगा ए सी अपॉन ए ई के। ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। मैं कोई भी दो चीजें आपके पास यहाँ से निकाल सकता हूँ, कोई भी दो को बराबर करके यहाँ से चीजें निकाल सकता हूँ। अब नोटिस कीजिए आपके पास क्या क्या गिवन है, वाई 8 9। अच्छा, आपके पास जो गिविंग आपको वाई फाइंड करना है, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर अगर मुझे वाई फाइंड करना है तो वाई आपके पास ए से बी के अंदर है, क्योंकि ए से बी आपके पास किसके बराबर है 8 प्लस वाई के। तो इसका मतलब ए बी तो आपको यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको ए बी यूज करना पड़ेगा तो ए डी यूज करना पड़ेगा। मीन टू सेट ए बी अपॉन ए डी, तो आपने इसमें यूज करना ही करना है, क्योंकि आपको वाई फाइंड करना है। अब इसमें से कौन सा यूज करना है, कोई भी एक यूज करना है, तो आप वो यूज करेंगे जिसकी वैल्यूज गिविंग होगी आपके पास। जैसे देखें डीई, डीई आपके पास 6 के बराबर दिया हुआ है, और बी सी आपके पास 9, तो आपके पास इसकी वैल्यू गिविंग है और इसकी वैल्यू गिविंग नहीं है, तो इसका मतलब आपको इसके साथ ये यूज करना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज गिविंग है। ये तो यूज करना ही करना है, क्योंकि ये वाई इसके अंदर है, ये तो यूज करना ही करना है। मगर इसके साथ इन तीनों में से एक और कौन सा यूज करना है, वो बी सी अपॉन डी ई, क्योंकि उन दोनों की वैल्यूज गिविंग है। ओके, आई होप मैं आपको समझा पाया। ओके, ए बी हमारे पास दिया हुआ है ए से लेकर बी तक 8 प्लस वाई के। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए बी की जगह 8 प्लस वाई, ए डी ए से लेकर डी तक कितना दिया हुआ है 8, इक्वल टू के बाद बी सी, बी सी दिया हुआ है 9, और आपके पास क्या दिया हुआ है डीई, डीई दिया हुआ है आपके पास 6। यानी मुझे जस्ट इसको सॉल्व करना है। अब देखिए मैं इस पार्ट को यहां लिख रहा हूं ताकि जरा आपको वाजे तौर पर नजर आए। अब इसको मुझे सॉल्व करके जस्ट मुझे एक्स की वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 के टेबल से 3, ये 2, और ऐसे भी कैंसिल हो सकता है 1 टाइम एंड 4 टाइम्स। और प्लीज ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशन में नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है। और ऐसे अगर इक्वल टू का साइन हो तो नीचे वाला नीचे से कैंसिल हो सकता है और ऊपर वाला ऊपर से, मगर एडिशन में नहीं, मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। जैसे अगर ये 8y होता, यानी मल्टीप्लाई करो, तो तब मैं कैंसिल कर देता। तो रिमेनिंग क्या बचा है मेरे पास, 8 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन
1 क्योंकि यहाँ 1 बच गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। यस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, दोनों साइड पर माइनस ऐड कर लेता हूं, और 8 से 8 कैंसिल, y का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे के सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। चले जी, अगर कोई बात समझ नहीं आए तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ पॉइंट P इज लाइनिंग ऑन अ लाइन, C इज लाइनिंग ऑन अ लाइन। भाई C इसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट, कोई पॉइंट इस लाइन का। देन कंस्ट्रक्ट अ लाइन पी सी सच दैट पी सी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी आपने P को कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये कंस्ट्रक्शन क्योंकि इसने 4 मार्क्स की दी है, तो मैं ये कंस्ट्रक्शन आपको मुझे सिखानी होगी कि ये कंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है। ये कंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है, और क्योंकि ये 4 मार्क्स है तो ये 4 मार्क्स के हिसाब से मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना होगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप कंपास लेंगे, आप कंपास लेंगे और उसको सेंटर यहाँ बनाएंगे, और कंपास को इतना ओपन करेंगे कि वो इस लाइन के 2 जगह पर ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए। बस जितना भी ओपन करें ये आपकी मर्जी है, मगर जब आप ऐसे अर्क बनाएंगे उसका, तो वो 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर जाए। इसको आप नाम दे दो ए, इसको आप नाम दे, सॉरी ए भी दिया हुआ है तो कोई और नाम दे दो, इसको आप नाम दे दो पी, और इसको आप नाम दे दो क्यू। आई होप आपने ये बना लिया होगा। मेरे साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके लिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना जरूरी है। तो दिस इज रियली नेसेसरी। नाउ स्टेप नंबर 2, आप क्या करेंगे, कंपास को पी पे रखेंगे और हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट लेंगे। यानी पी पे रख के कंपास को, ये जो मैं ब्लू लाइन बना रहा हूँ, कम से कम इतना ओपन कर दीजिए। ये हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट किसकी, पी क्यू की हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट। यानी आप क्या करेंगे, पी पे रखेंगे और कंपास को इतना ओपन करेंगे। अगर आपने ओपन कर लिया हो तो कंपास को उसी मेजरमेंट रखिएगा, पी पे रखें और उस मेजरमेंट का एक ऐसे अर्क बनाएं, और फिर आप सेंटर चेंज करके क्यू पे चले जाएं। मेजरमेंट चेंज मत कीजिएगा, जो आपने मेजरमेंट ली थी उतनी रखिएगा, और क्यू से इसी अर्क को एक और अर्क लगाएंगे, और ये फाइनली यहाँ पर मीट कर जाएगा। और अगर जब वो मीट कर जाएगा, आखिरी स्टेप क्या होगा, पी से इस मीटिंग पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और ये आपका जहां टकराएगा, ये पॉइंट, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट होगा। और आपने पी सी लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली होगी। फिर आप क्या करेंगे, पी से सी की मेजरमेंट, क्योंकि इसने कहा है मेजरमेंट ले लीजिए, पी से सी की स्केल से मेजरमेंट लीजिएगा। जो भी मेजरमेंट आए, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 आते तो आप लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो जो भी मेजरमेंट आए वो आप मेजरमेंट लिख लीजिएगा। आई होप मेरी ये बात समझ आई है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंस्ट्रक्शन बना ली होगी बच्चों ने। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ पर अगेन एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। चलें जी, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं चीजों को। अगेन आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं मैं कोशिश करता हूं मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी। चलें जी, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी दिस वन, एंगल ए 50, एंगल बी 50। तो पहले मुझे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी, फिर उसके बाद मीडियन बनाने हम वो देखते हैं। तो आप कोशिश करें, बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन खींचेंगे जो 6 सेंटीमीटर की होगी, और उसको नाम देंगे ए बी। ए
ए बी। आई होप आपने मेरे साथ कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा। आई होप आपने मेरे साथ कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा ए बी कंस्ट्रक्ट, और उसको लिखेंगे कि मैंने ये 6 सेंटीमीटर की बनाई है। अब आप क्या करोगे, एंगल ए पर एंगल 50 बनाना है, तो ए पर डी रखोगे, ऐसे डी रखोगे ए पर, और वहां देखोगे इस साइड पर कहाँ 50 लिखा हुआ है। जहां 50 लिखा हुआ होगा वहां पर ऐसे एक बनाओगे डॉट, और फिर ए को इस डॉट से एरो, आई रिपीट, ये जितना चाहो बढ़ा सकते हो, ये एरो बनाओगे। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। तो जल्दी से इसको कंस्ट्रक्ट कर लें। आई होप आप मेरे साथ कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। अब मुझे क्या करना होगा, बी पे सेंटर रखना होगा। बी पे मेजर एंगल बी किसके बराबर दिया हुआ है, 60 के। तो आप क्या करेंगे, बी पे सेंटर रखेंगे, वही डी बनाएंगे। आप डी बनाएंगे और यहां पर देखें 60 कहां पर होगा। डी जब रखेंगे तो यहां पर कहीं 60 आपके पास होगा, तो वहां पर आपने डी पे रखना है, और 60 जहां पर हो वहां डॉट लगा देना है। और अगेन इस एरो को, डी को आपने इससे कंबाइन क्रॉस करना है और जितना चाहे बड़ा बना। जहां ये दोनों मीट कर जाएंगे वो आपका पॉइंट सी होगा। इस तरह से आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने ये स्टेप फॉलो किए होंगे तो आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आल्सो ड्रॉ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन के लिए हमें ए सी का मिड पॉइंट ढूंढना होगा। ए सी का मुझे ये मिड पॉइंट ढूंढना होगा, क्योंकि दो मीडियन की बात कर रहा है। तो मैं एक ए सी का मिड पॉइंट ढूंढ लेता हूं और एक बी सी का मिड पॉइंट। और मैं क्या करूंगा, जब मुझे मिड पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं ए को इस मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा और बी को इस मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे दो मीडियन बन जाएंगे। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे और ये मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, चले आए वो आपको सिखाते हैं कि हम अब मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास आप लेंगे, कंपास लेंगे और ए पर सेंटर रखते हुए ए सी की हाफ से ज्यादा, यानी इतना, जैसे मैं ब्लू लाइन भेज रहा हूँ इतना कंपास ओपन कर लेंगे। अब आपने इतना कंपास ओपन कर लिया, ए को सेंटर रखेंगे, अगेन एक ऐसे अर्क बनाएंगे, अगेन ए को सेंटर रखेंगे और उसी मेजरमेंट का एक और अर्क बनाएंगे। मेजरमेंट चेंज बिल्कुल मत करना, जो मैंने ये ब्लू लाइनें इतनी मेजरमेंट ओपन की थी उतनी रहनी चाहिए। अब सेंटर चेंज कर दो, अब सी को ले लो, इसी मेजरमेंट का एक अर्क यहाँ बनाओगे और एक अर्क यहाँ बनाओगे, दोनों मीट कर जाएंगे। जहां मीट करेंगे वहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन ऐसे एरो बनाएंगे, दो एरो, ये तो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा रफ बनाया है, आपके पास ऐसा नहीं बनेगा, तो आपके पास से दोनों से आप गुजार सकते हो। या इस वक्त मैं सिर्फ गुजारने के लिए आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। इधर से गुजरेगी लाइन और लाइन इधर से गुजरेगी, और ये ऐसे लाइन होनी चाहिए, जितना चाहो उसको एक्सटेंड कर सकते हो। यही काम आप बीसी के साथ भी करोगे, यानी आप क्या करोगे, आप बी को सेंटर रखोगे कंपास, और ये जो रेड लाइन है जितनी बता रहा हूँ, इस यानी बी सी के हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट खोलोगे, बी को सेंटर रखोगे, ऐसे आर्क लगाओगे, फिर बी को सेंटर रखोगे, ऐसे आर्क लगाओगे, फिर उसी मेजरमेंट का आप सेंटर चेंज करोगे, मेजरमेंट चेंज मत करना। सी को सेंटर रखोगे, इसको आर्क लगाओगे, सी को सेंटर रखोगे, अब इसी ब्लैक वाले को आर्क लगाओगे, और यहाँ से फिर फाइनली लाइन गुजारोगे, और दो मीडियन कहीं यहाँ पर टकरा जाएंगे, और ये दो लाइनें कहीं जाकर टकरा जाएंगी आपके पास यहाँ पर। खैर, पर आपको क्या फाइंड करना था, ये तो आपके पास, आप कोशिश कीजिएगा डॉटेड लाइंस बनाना, ये डॉटेड लाइंस बनाना, क्योंकि मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है, ये लाइन की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए जहां पर ये साइड पे टकराया था, और ये मेरा मिड पॉइंट होगा, ये मेरा मिड पॉइंट होगा। जब आप ये बना लोगे, डॉटेड लाइंस बनाना, ये वाली और ये वाली, तो जहां ये टकराएगा ये दो पॉइंट्स को ऐसे डार्क कर देना, ये जरूरी है। अब चाहे तो बाकी सबको आप मिटा दो, या डॉटेड लाइन होगी तो वो इतना डिस्प्ले भी नहीं होगा। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी मुझे सही फिगर बने, क्योंकि मुझे ये दो डॉटेड पॉइंट चाहिए, तो देखें ये मैं चीजों को मिटा रहा हूँ।
आप चाहें तो उसको कंस्ट्रक्ट रखें, पर अगर डॉटेड लगाएंगे तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। फिर आप क्या करें, जो आपने पॉइंट फाइंड कर लिए, ए को इससे मिला दें और बी को इससे मिला दें, तो ये आपके दो मीडियन बन जाएंगे। इनको नाम आप जो चाहें, इसको एक्स कह दीजिएगा, इसको वाई कह दीजिएगा। तो ये ए एक्स और बी वाई आपके दो मीडियन बन गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पास पेपर आपको समझ आया होगा। अगर कोई मसले हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिन आपके क्लासमेट्स हो उनके साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।